फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज का पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिन्होंने भी मेरे क्लासेस से पढ़ा हुआ है उनका बहुत अच्छा पेपर गया है। तो आज करने वाले हैं 13 नवंबर 2025 का जो एसएससी सीएचएसएल का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और उन्हीं में जो आप लोगों के प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ था कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम समाप्त होगा वैसे ही आप लोग मेरे से जुड़ जाना। और यहाँ पे जो है आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि जिस तरीके से 12 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? मैंने उसके आधार पे शाम में क्लास 8 पीएम पे कराया था और उससे देख लीजिएगा कितना प्रश्न जो है सीधे के सीधे आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछ दिया था। तो जिन्होंने भी शाम वाले क्लास को किया था उनका यहाँ पे सीधे के सीधे जो है एग्ज़ाम हॉल में बेनिफिट हो गया। तो आज उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जो है 13 नवंबर, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को फटाफट से देख लेते हैं। जिन्होंने भी यहाँ पे एग्जाम को दिया है मिला लेंगे कि आपने कितने सही किए हैं और जिन्होंने एग्जाम को देने वाले हैं तो बिल्कुल ही आप इन प्रश्नों को एक बार सनसनी नज़रों से देख लीजिए, क्योंकि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं ये थोड़ा से आप लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए, तो ही आप एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी एग्ज़ाम आगे आने वाले शिफ्टों में है तो ये जो है रीजनिंग सीखो आपका चैनल बिल्कुल ही रामबाण साबित करेगा, क्योंकि जैसे कि आज आपको देखने को मिला, मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरे दोस्त मेरे से जुड़ जाएंगे 100% बेनिफिट होगा। तो आप भी जुड़ जाइए अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो बहुत बड़ा जो है स्कोर जो है जैसे कि आज प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आधार पे शाम में 8 पीएम पे आप लोगों को मैं क्लास दूंगा, जहां से 100% है कि अगले दिन जो 14 नवंबर को जिनका भी पेपर होगा यहाँ से 100% आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिएगा पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए क्या कि कहाँ से जो है निकलने वाली महानदी जो है गंगा की जो है सहायक नदी है? कहाँ से निकलती है जो है महानदी जो कि गंगा की सहायक नदी है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था एक। और इसका जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया था कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नंदा नदी है जो है कि गंगा की सहायक नदी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना था उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का एक पारंपरिक खेल है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सा जो है भारत का पारंपरिक खेल है। आप जिनका भी पेपर जो है नहीं हुआ है तो बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में हैं और आपके सामने ये पेपर है तो आप इसके उत्तर क्या देंगे, ठीक है? जो है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताते चलिए ताकि आपके लिए जो है रास्ता बहुत आसान हो जाए, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके भी एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो कबड्डी भारत की पारंपरिक जो है खेल है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेदिक काल में सेनानी निम्नलिखित में से कौन जो है कहलाता है? ऋग्वेदिक काल में सेनानी निम्नलिखित में से कौन कहलाता था? ये आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे एग्जाम दिए हैं बताने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर है। आप लोग मिलाते रहिए फटाफट से क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे युद्ध नायक को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी सही बताया उनका राइट उत्तर है। हम लोग फटाफट से प्रश्नों को करते चलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लासेज नहीं कर रहे हैं, आपको जो है आंसर मिलाते रहना है। निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी जी द्वारा जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया जाता प्रयोग माना जाता है? कह रहा है कि भारत में अ, महात्मा गांधी द्वारा जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ माना जाता है? तो सभी लोगों को मालूम है कि बिहार के चंपारण जिला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था यदि आपने बताया है तो। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछ लिया था। आपसे अगला प्रश्न पूछा था कि जो है चोक निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आता है? चोक निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर
पांचवा आप लोगों से पूछा था जीके का, ठीक है। आपको पूरा 100 के 100 प्रश्न कराऊंगा, केवल और केवल आप एक बार क्लास को लाइक करके जो है चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी एग्जाम किसी ना किसी दिन है तो आपके लिए 100% मैं आपको यहाँ पे बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए उपलब्ध हूँ, ठीक है। तो एनेलिडा एनेलिडा अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछ लिया था कि जो है बीनीथ द सरफेस माय स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल फेल्पस। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। 7वां नंबर आपसे पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से किसने माइक्रो फाइनेंस के ग्रामीण मॉडल को बताया। निम्नलिखित में से किसने माइकल फाइनेंस के ग्रामीण मॉडल को बताया। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था और जिन्होंने बताया है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। आप अपना मिलाते रहिए और जिनका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही एसएससी आगे भी पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। अभी मैथ के भी प्रश्न कराएंगे, रीजनिंग के भी कराएंगे, इंग्लिश के भी कराएंगे। तो बिल्कुल आप जो है एक बार क्लास को कम से कम लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हम लोग जो है क्लासेज बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मई 2024 तक स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कितने जो है विषय शामिल थे? ये प्रश्न 8वें नंबर में पूछा गया था आप लोगों से। तो 2024 के अनुसार आपको बताना है, यहाँ पे तो 100 जो है विषय शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा था क्या कि मुस्लिम कृषकों का जो है एक संगठन विरोध मुपला विद्रोह भारत के किस जो है वर्तमान राज्य में हुआ? मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विद्रोह पोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे तमिलनाडु, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने कल का क्लास देखा था, ठीक है, लास्ट क्लास जिन्होंने देखा था शाम में 8 PM वाले, वो एक बार बता दे कि कितना फायदा यहाँ से हुआ है। ये क्या मैंने ये जो प्रश्न आप लोग कर रहे हो, यहाँ से मैंने कल प्रश्न पढ़ाया था कि नहीं? आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, जो मैंने क्लासेस कराया हुआ है बिल्कुल उसी के आधार पे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि फल, सब्जियों और अनाज में पाए जाने वाले जो है परिवर्तनशील फेनोलिक संरचनाओं वाले जो है प्राकृतिक पदार्थों के समूह को क्या कहा जाता है? 10वां नंबर आपसे यही प्रश्न पूछा गया था और इसका उत्तर आपको बताना था फ्लेवोनाइट्स। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछ लिया था जनगणना से रिलेटेड कि 2001 की जनगणना के अनुसार एक जो है व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की जो है नियत आयु क्या है? 2001 के अनुसार आपको बताना था कि अगर आप साक्षर में काउंट होना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो 2011 के अनुसार जो है आपका एज अगर 7 ईयर का है तो अगर आपको जो है तभी काउंट किया जाएगा साक्षर में, ठीक है, पढ़े लिखे हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। 12वें नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था और जिन्होंने बताया है कि पन बिजली, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों से क्या पूछा गया था। देखिए 13वें नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा किस नृत्य शैली से
जो है प्रतिपादिक है, मतलब किस नृत्य शैली से संबंधित है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि ये तो सत्रिया से संबंधित थी, तो बिल्कुल राइट उत्तर आपका था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। जो है 14वें नंबर पूछा गया था कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब जो है पारित किया गया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछ लिया था आप लोगों से। और इसका जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है 1972 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि बांग्लादेश का जो है राजकीय धर्म क्या है। बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है। आपको बता दूं कि आज के तीनों ही शिफ्ट के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं उसी के आधार पे रामबाण प्रश्न समझ लीजिए 8 पीएम पे कराऊंगा, और जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा है आज के शिफ्टों में, उन सारे ही टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग 8 पीएम पे कवर कर लेंगे। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश एक इस्लाम धर्म है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, कह रहा है कि भवनाथ महादेव मेला पर प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है आयोजित किया जाता है। तो भवनाथ महादेव जो मेला है, आप लोग को याद रखना है, ये तो जो है जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ जो है आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे आयोजित होता है। नेक्स्ट आप लोगों से 17वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सोनल जो है मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं। सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस जो है नृत्य शैली की प्रसिद्ध जो है कलाकार हैं। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है उड़ीसा की, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला 18वें नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पे कि यदि प्रत्येक 4 ओम के 4 ओम के 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े हुए हों तो इसका संभावित प्रतिरोध क्या होगा। तो 4 ओम में जो है आपको समानांतर क्रम में जोड़ना है, तो क्या होता है सूत्र, 1/1 R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, अब देखिए 4 ओम है, तो चारों ओम को क्या लिखोगे, 4 ओम का है 4 ओम, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसके जो है अगर आप लॉसो निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 1 जोड़ेंगे तो 4/4 कट के कितना आ जा रहा है 1। एक जो है आप लोगों को ओम बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था, बहुत ही इजी था, आपने कर लिया होगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है हरिसेनाचार्य की जो है रचना है। निम्नलिखित में से कौन जो है हरिसेनाचार्य की जो है रचना है। क्वेश्चन नंबर 19वां आप लोगों से पूछा गया था कि हरिसेनाचार्य की जो है रचना कौन है। तो आपको बताना है बृहत कथा कोश। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था कि भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से 2 देश बने। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप कौन सा 2 देश बना था। तो आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान बनाया गया था जब भारत जो है विभाजन हुआ था। तो अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था कि जो है कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार जो है ग्रीवा और जो है शिखर के साथ जो है कितने मंजिल जो है निर्धर विमान बना हुआ है। तो 5 मंजिल जो है आपको याद रखना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो है किसकी आत्मकथा है, कौन से क्रिकेटर का। तो आपको बताना था इसका राइट उत्तर कपिल देव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव के अनुसार क्रिकेट में विकेट स्टंप की जो है ऊंचाई कितनी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना था 28 इंच। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली चिदम्बरम के प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों में प्रेरित है, मूर्तियों से प्रेरित है। तो
आप लोगों की जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आपको बताना है भारतनाट्यम। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछ लिया था कि जो है कार्नेवालिस द्वारा जो है शुरू किया गया अस्थाई बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है प्रचलित नहीं था? तो 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था पंजाब। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जीके के 25 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को। देखिए रीजनिंग में आप लोगों से पूछा गया था, बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न थे। जैसा कि मैंने शाम में बताया था उन्हीं टॉपिकों से और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था। तो एक बार तो आप लोग मेरे क्लास को लाइक तो बनता है यार, इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं और फिर शाम में आपके लिए हम 8 पीएम पे हाजिर हो रहे हैं आज के तीनों शिफ्टों के अनुसार। तो आप कम से कम तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो वो क्लासेस जो क्वेश्चन होंगे आपसे छूट सकते हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपको किसी भी दिन एग्जाम देने जाना है एसएससी सीएचएसएल का तो आप हमसे जुड़ जाइए और आपके लिए बहुत से बेहतरीन क्लासेस के साथ और क्वेश्चनों के साथ हाजिर होते हैं डेली ही शाम में और रामबाण के साथ। पहला प्रश्न जो है देखिएगा पूछा गया था आप लोगों से रीजनिंग में कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या होगा, ये आप लोगों से पूछ लिया था वाट के स्थान पे कि क्या होने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था और आपने अगर मेरे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल बना दिए होंगे। देखिए 9 लिखा है, 36 लिखा है, 81 लिखा है, 144 लिखा है। पहले हम संख्या को पकड़ते हैं तो हमें मालूम है कि ये बीच वाली जो संख्या है ये हमेशा ही वर्ग संख्या बताया है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 9 जो है ये 3 का वर्ग है, 36 जो है 6 का वर्ग है, 81 जो है 9 का वर्ग है और 144 जो है 12 का वर्ग है, ठीक है। देखिए 3 6 9 12 हर बार 3 3 जोड़ा है तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा और 15 का वर्ग कर दीजिए। अब यहाँ पे 15 का वर्ग करिएगा तो कितना होता है 225। अब 225 आपके जो है यहाँ पे अंक होने चाहिए, कितना होना चाहिए 225। 225 आपको देख लेना है कि कहाँ पे है। 225 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए ये तो दोनों में ही 225 है, यानी कि दोनों सही हो सकते हैं। पहला अक्षर देखिए ये है जी, यहाँ पे के, जी होता है 7 पे, के होता है 11 पे, ओ होता है 15 पे, एस होता है 19 पे। आप देखिए 7 से 11 4 जोड़ा, 11 से 15 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ दो तो 19 4 कितना होता है, 19 4 23, 23 हो जाएगा। 23 पे होता है डब्लू और डब्लू वाला देख लेना, आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों से क्या पूछा गया था। अब देखिएगा आप लोगों से अगला प्रश्न क्या पूछ लिया था। देखिएगा यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे अगले ही आने वाले शिफ्टों में। अब बिल्कुल वैसा ही 100% पूछा गया था। तो क्लासेस करने के फायदे 100% आपको मिलेंगे। तो आप बिल्कुल हमसे डेली क्लासेस करिए। 30 नवंबर तक जिनका भी एग्जाम है मैं कराता रहूंगा क्लास, आप बिल्कुल बेफिक्र होके इन क्लासेस को देख लीजिए। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनना है। जैसे सुगर लिखा है, सुगर का संबंध यहाँ पे दिया है तो टी का संबंध हम लोगों से पूछा जा रहा है। अब जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो सबसे पहले एस का कोड 19 होता है, पर लिखा है यहाँ पे तो 19 से कोई संबंध ही नहीं है। अगर यू का देखिएगा तो 21 होता है। 19 21 से कोई यहाँ पे संबंध बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जब हमने समझने की कोशिश किया तो इसका अपोजिट निकालेंगे तो एस होता है 19 पे, तो इसका अपोजिट क्या होता है, एच होता है 8 पे, जबकि यहाँ पे लिख दिया है 9। अगर यू देखिएगा तो यू होता है 21 पे और इसका जो है अपोजिट होता है एफ, एफ यानी कि 6 होता है। तो यहाँ पे इस तरीके का तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। पर देखिए 8 6 यहाँ पे लिखा है कि नहीं, 8 6 यानी कि अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इसका अपोजिट अंत में, इसका अपोजिट लास्ट में, इसका अपोजिट उसके बाद लिखा हुआ है, ये हमें समझ में आ गया। मतलब इसका जो है पहले लिखा है आर होता है 18 पे, इसका अपोजिट क्या होता है, आर का होता है आई, आर का अपोजिट क्या होता है आई, आई का कोड यहाँ पे लिखा है। एक का अपोजिट क्या होता है जेड, जेड का देखिए लिखा है 26 यहाँ पे। फिर जी, जी का अपोजिट क्या होता है यहाँ पे टी, टी होता है 20 पे। उसी तरीके से यहाँ पे होता है यू, यू का अपोजिट होता है एफ जो कि यहाँ पे लिखा है और एस का अपोजिट होता है एच यानी कि यहाँ पे लिखा है। समझ में आ गया होगा आपको कि उल्टा कर देना है, यानी कि जो है आपको लास्ट वाले को पहले लिखना है, ए का अपोजिट जेड यानी कि 26 लिखना है, ठीक है। 26 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। फिर ई, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है भी,
यानी कि आपको बताना है ई का अपोजिट भी यानी कि 22। अब देखिए आप यहाँ पे किसके साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ। मुझे लगता है कि आपने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उस वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। आपके पास था हड्डियाँ, कंकाल और जो है रक्त। ये जो है आप लोगों के पास 3 शब्द दिए गए थे और तीनों के वेन आरेख आप लोगों से पूछा था। तो मुझे लगता है कि आसानी से आपने बना दिया होगा कि ये हो गया हड्डी और हड्डी के अंदर क्या पाया जाता है? कंकाल पाया जाता है। पर हड्डी से रक्त का कोई संबंध नहीं है, तो रक्त तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, जो कि इस तरीके का वेन आरेख ऑप्शन नंबर बी में जो है दिया गया है। और अगर आपने बी को चुना है तो 100% ही आपका सही उत्तर था, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा क्या पूछ लिया था। आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत या विषम या भिन्न विकल्पों का चयन करें। ये मैंने पहले भी बताया था कि आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप बिल्कुल तैयार रहना। और देखिए सेम टू सेम उसी लेवल के प्रश्न पूछ दिया है जहां से आपको मैंने कल बताया था। इसने कहा कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 एक जैसे हैं और 1 जो है अलग है, जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। गिद्ध दिया है, पेंगुइन दिया है, इमू दिया है, शुतुरमुर्ग दिया है। तो जब मैंने समझने की कोशिश किया तो ये जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो है आपके उड़ने वाले पक्षी नहीं है, जबकि गिद्ध जो है आपने देखा होगा उड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए को चुना था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया था रीजनिंग में कि नीचे दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी? अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी ये आप लोगों से पूछ लिया था, व्हाट के स्थान पे यानी कि कौन सी संख्या आने वाली है। जब मैंने समझने की कोशिश किया तो इसके जो राइट उत्तर है वो देखिएगा हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसके तरीके हो सकते हैं, 6 और 8 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 हो जाएगा और यहाँ पे 70 लिखा है यानी 14 पच्चे 70, ठीक है। यहाँ पे इसको भी जोड़ेंगे 7 6 13, 13 में 5 से जोड़ेंगे तो 13 पच्चे 65, जबकि यहाँ पे 55 लिखा है, मतलब ये वाला लॉजिक बिल्कुल गलत था। दूसरा लॉजिक हम क्या कर सकते थे कि इसको गुणा कर सकते थे, 8 छक्के 48 हो जाएगा, परंतु यहाँ पे 70 दिया है, मतलब ये वाला भी लॉजिक यहाँ पे फेल हो गया। अब देखिए दूसरा लॉजिक यहाँ पे हो सकता है क्या कि 8 का वर्ग करते हैं कितना हो जाएगा 64, और 64 में हम 6 को जोड़ देते हैं 70 आ जाता है। उसी प्रकार 7 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे 49 और यहाँ पे 6 को जोड़ देते हैं तो 49 6 55। उसी प्रकार 6 का वर्ग कर देंगे कितना 36 और 4 को जोड़ देंगे 40 हो जाता। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना था तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था कि एक निश्चित कुट भाषा में बस को जो है ये लिखा जाता है, कैट को जो है ये लिखा जाता है, उसी भाषा में पुट को जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। मैंने कल भी बताया था कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाएंगे और नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए 1 घंटा का समय है और 1 घंटा में आपको मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश भी करना है, जीके भी करना है। तो वहाँ पे तो अगर क्वेश्चन हार्ड दे दिया जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही होगा। तो 1 घंटा का पेपर है तो 1 घंटा के लेवल से ही प्रश्नों को बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। केवल और केवल आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तभी जाके इन प्रश्नों को आप 1 घंटा के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 लिखा है, इसके बदले यहाँ पे लिखा है, उसको आप उतार लोगे तो बिल्कुल कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये अंदर जो है होने चाहिए। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे देखिए बी लिखा है तो बी का लिखा हुआ है ए और सी, बी से पहले वाला अक्षर और बी के बाद वाला अक्षर लिख दिया। यहाँ पे देखिए यू से पहले आता है टी, यू के बाद आता है भी, तो पहले और बाद वाला देखिए एस के पहले आर, एस के बाद टी, यानी कि पहले और बाद के अक्षरों को हमें लिख देना है। हमें किसका लिखना है? पी, यू और टी। पी के पहले कौन सा अक्षर होता है? तो ओ होता है, और पी के बाद क्या होता है? क्यूब होता है। ओ क्यूब, ओ क्यूब हमें जो लेना है। हमें तो केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल आसानी वे में इन प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे। अगला प्रश्न देखिए पासा से दिया था कि निम्नलिखित पासों में पी के जो है विपरीत फलक पर कौन से अक्षर होंगे।
पी के विपरीत फलक पे कौन से अक्षर आने वाले हैं, ये आप लोगों से पूछ लिया था। देखिए विपरीत प्रश्न मैंने पढ़ाया था कि एक प्रश्न आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा। जैसे कि आप लोगों से पूछ दिया, जैसे दो यहाँ पे फलक दिए गए हैं और दोनों पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन। क्या ढूंढते हैं? कॉमन। जब मैंने कॉमन ढूंढा तो यहाँ पे देखा कि मैंने देखा पी है, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, तो बिल्कुल ही यहाँ पे ये हम कह सकते हैं भाई साहब, सबसे पहले देखेंगे तो ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, तो बचा हुआ क्या है? तो बचा हुआ यहाँ पे u है और यहाँ पे बचा हुआ r है, यानी u का अपोजिट हम कहेंगे r है, u का अपोजिट r है। हमसे पूछा किसका है? p का विपरीत, p का अपोजिट पूछा है, हमने तो निकाला है u का, r है, r का u है, मतलब जहां पे भी u है कभी भी u अपोजिट नहीं होगा p का। क्यों? क्योंकि u तो अपोजिट है r का, तो p का कैसे होगा? कभी भी p अपोजिट नहीं होगा किसका? तो p का, सॉरी, p का अपोजिट p तो होता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा हमसे पूछ लिया है कि इसका p का विपरीत क्या होगा, तो p का विपरीत q होगा, q। यहाँ पे देखिए s, t दिया है, t तो हो जाएगा, अब q होगा कि s होगा ये हमें देखना है। यहाँ पे q और r तो हो गए हैं, अब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे p दिया है, तो देखिए p के साथ में आप लोगों को ये देखना है कि देखिए p है ना, तो p का अपोजिट हम देख रहे हैं कि p दिखाई दे रहा है और s भी दिखाई दे रहा है, तो s वाला कभी भी नहीं होगा, और q यहाँ पे इसका अपोजिट ये है r, तो r तो है नहीं, तो s वाला q वाला ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब बचा हुआ क्या है आप लोगों के पास? यहाँ पे p का अपोजिट p होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब आप सीधा सीधी बता देते कि या तो q होगा या तो t होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों से पूछा गया था कि विवाल्ट्री की जो है दर्पण छवि का चयन करें। दर्पण से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दर्पण लगा दीजिएगा तो इसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखिए y है तो y ही बनेगा, यहाँ पे c लिख दिया है, बिल्कुल गलत। फिर यहाँ पे r जाएगा तो r जो है इस तरीके से बन जाएगा, r जो है, ठीक है। उसके बाद से l है तो l इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे a लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे l के बाद से फिर आएगा a, तो a का अपोजिट a इस तरीके से बन जाएगा, a यहाँ पे l के बाद v लिख दिया, बिल्कुल गलत। यानी कि आप ऑप्शन नंबर बी को चुने होंगे, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछ लिया था एक कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को भरने पर श्रृंखला पूरा हो जाएगी। फटाफट से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो खाली स्थान है यहीं पे हमें पूछा गया था कि क्या भरेंगे। तो अब देखिए अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था, और इसको किस एंगल में अगर आपको सॉल्व करना है तो आप करोगे। देखिए डबल जे, डबल के, ट्रिपल के लिखा है, ट्रिपल के, यहाँ पे भी ट्रिपल के, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल के। जहाँ पे देखिए के लिखा है यहाँ पे 3 गो के लिखा है, के पहले क्या दिखा है? एल, के पहले हम भी क्या लिखेंगे? एल, ठीक है। अब देखिए डबल जे लिखा है तो यहाँ पे भी डबल जे हो जाएगा। अब देख लीजिए आपने भर दिया पहले के, फिर एल, फिर आप क्या भरे हो? जे। आप देख लो के एल जे, के एल जे, ऑप्शन ए ही आपका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा गया था कि यदि गुणा को माइनस और भाग को जो है प्लस कहा जाता है तो विपरीत अर्थ दर्शाते हैं, तो इसके राइट उत्तर, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि गुणा की जगह पे माइनस रखना है और माइनस की जगह पे गुणा रखना है, विपरीत अर्थ दर्शा रहा है। यहाँ पे भागा है तो आपको प्लस करना है, प्लस है तो भागा करना है। तो देखिए जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आपको गुणा रखना है, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे माइनस रखना है, हो गया। फिर कह रहा है जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भागा रखना है, और जहाँ पे भागा है वहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है। अब बना लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे 15 में 2 से गुणा कर दीजिए, 30 हो जाएगा। 90 में 900 से भाग देना है, तो 90, 9 एकम में 9, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है? माइनस का 100 है तो 100, ये जोड़ लो कितना हो गया? 40, 40 में से 100 घटाओगे कितना आ जाएगा? माइनस का 60। माइनस 60 जो है यदि आपने बताया था, माइनस 60 यदि आपने बताया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपने बिल्कुल इसको समझ लिया होगा। तो आज के क्लास को जो है हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। जो भी प्रश्न मिले थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब जो है आप लोगों को बता दूं कि दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट के भी पेपर हो जाएंगे और उसको भी देख लेंगे। और शाम में
8 पीएम पे इसी के आधार पे हम क्लास बनाते हैं, जो कि बहुत मेहनत लगता है। आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो वो क्लास आपसे मिस नहीं होगा। तो बिल्कुल आप तैनात रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।